नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन। होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पथ संभल संभल बढ़ता है। जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना। जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है। जीवन भर अविचल चलता है। सफल विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा। बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रघातों में। सुरभि लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है। जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। कल की साकार वाणी 10 मार्च 2022। कैसे कैसे विघ्न पड़ते, लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पार्ट को जानते, हम नहीं जानते। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली।
मैं ही खाता हूं। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरंकारीपन से पाठ बजा रहे हैं। तो ये थी साकार मुरली कल की। तो यज्ञ इतिहास की इस यात्रा का आज का 30वां दिन। 4 साल की यात्रा 30 दिनों में पूरी हुई। तो यात्रा हमने भारत के इतिहास से चालू की थी, फिर हम सिंध के इतिहास में आए, और फिर हम दादा लेखराज के लौकिक जीवन की तरफ आए, और फिर 7 साक्षात्कार, और फिर कश्मीर रिट्रीट। कश्मीर रिट्रीट से पहले, कश्मीर रिट्रीट के बाद की कहानी, और उसके बाद फिर धीरे 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 ढेर सारी बातें आई, और ये सब पार करते करते अब कहाँ पहुँच गए हैं? 1939। कल का हमने देखा लास्ट पेपर पूरा हुआ। अभी हम कहाँ हैं? लगभग मार्च 24 को सीएम और लॉ मिनिस्टर का स्पीच हुआ था सिंध पार्लियामेंट में। तो मार्च अप्रैल शायद यहीं कहीं है अभी हम। इससे पहले कि हम आगे की यात्रा करें, क्योंकि अभी हम पहुंचे हैं कराची, और कराची का समय कितना है? लगभग 10.5 साल या 11 साल ले लो तपस्या का। उस 11 साल में भी 6 साल है मुख्य, तो क्योंकि एग्जैक्ट लगभग 6 या 7 साल के बाद इन सबको लौकिक घर भेजा गया सेवाओं के लिए। पर इससे पहले कि हम कराची की यात्रा करें, कुछ और बातें हैं। विश्व युद्ध चालू होने जा रहा है। कितना साल चला? 6 साल 1 दिन। 6 साल 1 दिन, 39 से लेके 39 तक, 1 सितंबर से 2 सितंबर तक, 39 से 45 तक कितना साल चला? 6 साल 1 दिन। ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे कहीं ना कहीं बाद में। तो संसार की परिस्थितियां क्या चल रही है उस समय? अभी हम कहाँ हैं? लगभग मार्च पूरा हुआ है, अप्रैल में जून यहाँ कहीं तो है। और विश्व युद्ध कब चालू होने वाला है? 1 सितंबर 39। कब तक चलेगा? 6 साल 1 दिन, 2 सितंबर तक। 2 सितंबर को जापान सरेंडर करेगा। 6-7 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब डाले जाएंगे। 2 सितंबर को सरेंडर। भारत की क्या स्थिति है उस समय? किसके खिलाफ हो रहा है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो चित्र है उसमें डायग्राम्स है, फिर उसमें इन लोगों के नाम है। वर्ल्ड वॉर 2 39 से 45 तक, 6 साल 1 दिन। एक तरफ है यूके, दूसरे तरफ है एक दूसरे उसके साथ है यूएस, और है सोवियत यूनियन। ये 3 बिग पावर्स जिनकी जीत होती है। चाइना, और वैसे तो 26 देश है एक तरफ। रूजवेल्ट एक तरफ, हमारे एक चित्र में फोटो है यूके रूजवेल्ट। नहीं चेकोस्लोवाकिया नहीं, रूजवेल्ट तो यूएस का है, यूके का चर्चिल, और सोवियत यूनियन का स्टालिन। ये 3 बिग पावर एक तरफ, और इधर 3 लोग जिनकी फिर हार होने वाली है। जर्मनी, हिटलर, मुसोलिनी इटली, और जापान। ये 3 एक तरफ। भारत कहाँ है? भारत इधर है या इधर है? डेडलॉक, पॉलिटिकल डेडलॉक पर है इधर, क्योंकि यूके के अंडर है हम। तब भारत का एम्परर कौन है उस समय? भारत का एम्परर भारत का एम्परर
जॉर्ज 6। भारत का एम्परर कौन है? जॉर्ज 6। उसकी पत्नी क्वीन एलिजाबेथ। उसकी पत्नी क्वीन एलिजाबेथ, जिसको मदर एलिजाबेथ कहते, क्योंकि उसकी डॉटर जो है वो एलिजाबेथ 2 है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। मदर एलिजाबेथ, जिसमें 2002 में शरीर छोड़ा। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कनेक्शन, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का कनेक्शन किसके साथ था? बाबा, क्योंकि जौहरी थे तो उसको भी क्या करते थे? उस तक भी पहुंच थी। और इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है जो बाद में सुनाएंगे, दादी निर्मल शांता की और क्वीन एलिजाबेथ की। दादी निर्मल शांता तब 1980 में वहाँ गई लंदन, और फिर वो म्यूजियम देखा और उसमें वो जो बक्कल दिखा तो उसने कहा कि ये बक्कल बचता है। तो उनको लगा इसको कैसे पता, एकदम उसको, ये जासूस तो नहीं है, इसको पता कैसे चला? तो उसकी पुरानी कहानी है, उस पर कभी और आएंगे क्योंकि हमारा आज का विषय दूसरा है। तो एम्परर ऑफ इंडिया कौन है उस समय? जॉर्ज 6, जिसकी पत्नी है क्वीन एलिजाबेथ, जिसको मदर एलिजाबेथ कहते हैं, क्योंकि उसकी जो डॉटर है एलिजाबेथ 2, वो अभी भी है, जो अभी है वो उसकी डॉटर है, क्योंकि इसने तो 2002 में शरीर छोड़ दिया। तो उस समय क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं? तो सबसे पहला तो वर्ल्ड वॉर 2 ब्रेक हो गया है, वहाँ पे चालू होने वाला है अभी 39 में, 1 सितंबर में फर्स्ट इन्वेजन होगा। फिर इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बाहर संसार में हो रही है, जैसे सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट हो गए कांग्रेस के प्रेसिडेंट एट बॉम्बे 26 जनवरी। उसके बाद में महात्मा गांधी ने 3 मार्च, हमारा वो जो ये बताया था कराची में जो अटैक हुआ था, कौन सी तारीख थी उसकी? 7 मार्च। ये 3 मार्च महात्मा गांधी फास्ट चालू कर दिया था, उपवास, 3 मार्च को बॉम्बे में। और छोटी ये पॉलिटिकल घटनाएं हैं, ये इतनी हमारे काम की नहीं है, बट बहुत कुछ हो रहा था उस समय। तो संसार में उस समय हलचल थी, कहने का भाव भयंकर हलचल थी। और ये विश्व युद्ध अभी होने वाला था, सबसे बड़ा युद्ध, जिसमें कितने लोग मरे? लगभग 6 करोड़। 6 साल एक दिन युद्ध चला, लोग मरे 60 बिलियन, 6 करोड़ लोग। सबसे वर्ल्ड का अब तक जो युद्ध हुआ है उससे सबसे घातक जिसको कहेंगे। कितने सिविलियन सारे मरे उसमें, और बहुत सारी बातें हैं। तो संसार में इस प्रकार की हलचल चालू थी, एक तरफ एलाइड पावर, एक तरफ एक्सिस पावर, और एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज किया गया, हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज किया गया इस युद्ध में। तो हम कहाँ पर है अभी? कराची। कराची का अब तक हमने देखा, हैदराबाद में भयंकर विरोध, एक तारीख। तो हैदराबाद से कहाँ शिफ्ट हो गए? कराची। कराची का जो जीवन था वो कैसा था उसकी अभी हम, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी बातें हुई है, तो यह तपस्वी जीवन था। कराची में भी कौन सा एरिया? क्लिफ्टन का एरिया। ये सबसे पॉश एरिया है कराची का। आज वहाँ पर सारी बड़ी बड़ी मतलब एम्बेसीज है, सारी रशियन एम्बेसीज, सारी एम्बेसीज। और वहाँ के अगर आप वहाँ के चित्र देखो तो ये सारे जो चित्र हैं वहाँ के, ये सब पॉश एरिया के सारे चित्र है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स है वहाँ पर। जो कल हमने शिवरतन मोहंता का महल देखा था वो भी वही है। जो उस दिन कहा था वहाँ पे एक मंदिर है शिव का, कौन सा? रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, जो शिव वहाँ से कहते हैं कि वो जो समुद्र है उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो शिव का मंदिर है एक। मोहंता का, शिवरतन मोहंता का बंगला, उसके ऊपर कल क्या बताया था? एक शिव का मंदिर वहां पर भी है। शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है कराची में, 25,000 से भी ज्यादा लोग। ये सारे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग है, क्योंकि ये एरिया, ये अभी के सारे बिल्डिंग्स है, क्योंकि अभी जो एरिया है वो इतना पॉश एरिया है, सबसे महंगा, सबसे पॉश एरिया है ये कराची का क्लिफ्टन। ये जो हम जो अपना चित्र दिखाते हैं ना सारे यज्ञवत से इसके ऊपर, ये वाला, तो अभी भी है ये सब। अभी इसके नाम बदल दिए, नाम पहले अंग्रेजों पर थे, अभी मुसलमानों पर, मुस्लिम नेम्स है उनके।
ये सब टूरिस्ट प्लेस है अभी, सब म्यूजियम, टूरिस्ट प्लेस और एम्बसीज, एकदम पॉश एरिया, सबसे महंगी ज़मीन, जैसे बॉम्बे का है वैसे कराची का है, बहुत सारा महंगा। तो ये जो समय था, आउटस्कर्ट्स मतलब जैसे कि कोस्टल एरिया जो है कराची का, समुद्र, अरेबियन ओशन है यहाँ पर, वहाँ का एरिया है। तो ये यहाँ पर जब आए तो ये भी कहा कि मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा ओम मंडली को, 2-3 बातें कही थी। क्या कही थी कि अब यू कीप लो प्रोफाइल, नाम चेंज कर दो। तो ये जो नाम है उसी समय कभी ना कभी पड़ा हुआ है, पर वहाँ के जो चित्र है उसमें प्रजापति ऐसा नाम है। पिति पति दोनों जन है, एक जगह पति एक जगह पिति है। वो बाद में कब पिता हुआ पता नहीं, पर वो उसी समय लाइक 39 से लेके 45, कुछ किताबें कहती है कि 45 और 49 के बीच ये नाम पड़ा है, क्योंकि 49 का एक चित्र है, उसमें पूरा एड्रेस है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से। पर यहाँ कुछ किताबें ये कहती है कि 39 में जब ये सारे हंगामे हुए तब चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श सुमरो और लॉ मिनिस्टर गुलाम हुसैन, उन्होंने कहा कि इसका नाम चेंज कर दो। तो वहीं पे नाम वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, इस तरह से वो नाम दिया गया। तो यहाँ का जो जीवन था वो कैसा जीवन था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था। कांटेक्ट किन के साथ था, केवल जो नहीं, रिश्तेदारों से सबसे कांटेक्ट टूट चुका था, एक्सेप्ट लोकल कांटेक्ट, जो लोकल लोग हैं जिनके साथ भोजन लेना है, जिनसे कुछ खरीद फरोख्त करना है, यही जो इनसे ही कांटेक्ट था। बाकी और सब्जी रोटी ये सारा जो कुछ था उसी के लिए, बाकी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। तो ये सबसे पहली बात। और ये जो था, ये समय था कि इनको ये अवेयरनेस तो थी कि संसार में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। अभी तक मीडिया का सारा फोकस किस पे था, ओम मंडली ओम मंडली ओम मंडली, पर अभी मीडिया को बहुत बड़े दूसरे न्यूज मिल गई थी इतने नए, इतनी हलचल वाली न्यूज मिल गई, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी, उसमें 2 नेशन थियरी, बहुत सारी हलचल चालू थी। तो मीडिया के पास टाइम नहीं था, ये ओम मंडली को कौन देखेगा अभी अब तक बहुत लिखा इसके बारे में, हर न्यूज़पेपर, सिंध है, ऑब्जर्वर कुछ लिख रहा है, उसका जो चार्ल्स लोबो एडिटर था वो भी उनके साथ मिल गया, वगैरह वगैरह, सिंध गैजेट, टाइम्स, इतने सारे न्यूज़पेपर की लिस्ट है। और इस पीरियड में क्या क्या हुआ, 39 से लेके 50 तक ढेर सारी बातें हुई है। और सबसे मुख्य तो ये एक किताब जो लिखी गई, इज दिस जस्टिस, ओम राधा, इंग्लिश ओम राधा, ये है पूरा, इसमें एक एक चीज का वर्णन है, एक एक लेटर जो आया और क्या क्या हुआ, कौन कौन से समाचार पत्रों में क्या क्या लिखा गया, और सब कुछ प्रिंटेड एट त्रिकमजी एस सुचेड़ा फार्मेसी प्रिंटिंग प्रेस, बंदर रोड, कराची, 39 में। इस बुक को सब जगह भेजा गया। इंग्लिश में नहीं है ये, हिंदी में नहीं है, ओनली इन इंग्लिश, पर इसमें बहुत सारा डिटेल, एक एक चीज का, एक एक चीज का वर्णन है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। पहला तो ये एक बुक पब्लिश हुई, एक दूसरी भी बुक पब्लिश हुई, वो वर्ल्ड ओम राधा के 43 में लिखी हुई, उसकी कॉपी ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में मिली, वहाँ से वो पता चली, क्योंकि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो एक काम जो हुआ इस पीरियड में 39 से 50 के बीच, लेटर्स लिखने का काम हुआ, बुक लिखने का काम हुआ, लिटरेचर पब्लिश हुआ, चित्र, ये 3 किताबें, लेटर्स और तीसरा पिक्चर्स। और यहाँ का जो जीवन था संसार से आइसोलेटेड जीवन था। पर ये कहा कि उनको, बाबा को ये तो पता था कि संसार में इस समय बहुत हलचल चालू है, पर ये लोग जैसे एक आइसोलेटेड छोटी सी कम्युनिटी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं संसार से, केवल जो लोकल लोग हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट है, बाकी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, पर अवेयरनेस है कि ये संसार में इस तरह की हलचल चल रही है। अब आते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग है, हमने कहा था 5 बंगले वो लेते हैं, फिर बाद में वो 5 बंगले को बढ़ा के कितना कर देते हैं, 8, और बंगलों के नाम भी बदल देते, रीनेम कर देते। कौन कौन से, एक तो कहा था कि बाबा भवन जो मुख्य था, दूसरा किंग भवन। किंग भवन क्या था, सेंट्रल भवन था जहाँ सारी मीटिंग होती थी, और जो पिछली बार सुनाया था राधा भवन, कुंज भवन, ये सारे 5 भवन थे, पर उसमें कुछ कुछ ऐड हो गए। ऐड कौन कौन से हो गए, गुलजार भवन,
जो बच्चों और उनके बच्चों के लिए, माँ और बच्चों के लिए सदर भवन, सदर बाज़ार और सोल्जर बाज़ार, ये 3 उसमें ऐड हुए। और मनमोहनी दीदी का एक टेलरिंग शॉप जिसका नाम था किलरनी बंगलो। तो ऐसे टोटल 8 कहो या 9-10 कहो, क्योंकि पिछले बार जो 5 बताए थे उसमें और एक एडिशन था कुंज भवन, जिसका वर्णन उसमें बुक में नहीं है, इस बुक में। तो 6 प्लस ये सारे, तो टोटल वो जो एरिया था, टोटल ये सारे बंगले ले लिए गए। और ये भी कहा था कि ये बड़े सस्ते में मिल गए सारे, इसके लिए वहाँ रहे। और यहाँ पर क्या क्या हुआ, सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर्म हो गए, लॉन्ड्री, किचन, ऑफिस वर्क, कार रिपेयर, कारपेंट्री, टेलरिंग, और सबसे महत्वपूर्ण किताब, लिटरेचर डिपार्टमेंट। लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारा ये लोग खुद ही करते थे। वो सब वो बाद में आएगा, फोटो का। पहले ये किताबों का चालू हुआ, पहले लेटर्स, फिर किताबें और फिर फोटो, धीरे 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 एक एक बढ़ता गया। तो ये जितनी बातें थी वहाँ की, छोटी 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 छोटी, जैसे बुक्स को लिखना, ठीक है, फिर टाइप करना, उसके बाद में प्रिंट करना। वो एक किताब थी, जगन्नाथ भाई वो बुक है क्या, वो है अभी? तो उसके बाद में ये सारे काम वहाँ पे डिवाइड हो गए। मतलब यहाँ पर ढेर सारे लोग एक साथ रह रहे, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग, सब अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के, सब अलग अलग घर से आए हुए। यहाँ पर रियल परीक्षा चालू हुई। वो जो फाउंडेशन पड़ा कम्युनिटी का, क्योंकि हैदराबाद में जब थे, आना जाना एक साथ नहीं रहना है वहाँ पर, सुबह आना शाम को आना, घर चले जाना। यहाँ जाना नहीं है। अब यहाँ नॉन रेसिडेंशियल जो है वो बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम जो है सारे रेसिडेंशियल है। और भाई कितने हैं, 60 से 70 के आसपास भाई है, तो सबको एक ही साथ रहना है। तो यहाँ पे फिर भी ये देखा गया कि कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फ्रिक्शन, कोई कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से नहीं हुआ। तो किस तरह से वो फाउंडेशन बना होगा। कितना आश्चर्य है कि भगवान धरती पर आता है अपना ये बताने कि मैं परमात्मा हूं, और उसको क्या सहन करना पड़ता है, भयंकर विरोध, इतना भयंकर विरोध, इतना भयंकर अत्याचार, क्यों? और उसके बाद में ये सब मिल रहे और एक साथ रह रहे। यूनिटी, संगठन की नींव डाली जा रही है। इसलिए दादियों का संगठन इतना पावरफुल क्यों रहा, इतना निश्चय पावरफुल क्यों रहा, क्योंकि इतना विरोध उन्होंने सहन किया। इस विरोध से फायदा क्या क्या हुआ, निश्चय पक्का हुआ, धारणाएं पक्की हो गई, संसार से वैराग, माँ बाप से जो मोह था सारा खत्म हो गया, आपसी प्रेम बढ़ गया। क्योंकि हम भी उसी अवस्था में, आप भी उसी अवस्था में हो, आप पर भी अत्याचार हुए, मुझ पर भी अत्याचार हुए, तो हम दोनों कौन हुए, दोस्त। तो हम दोनों दोस्त हो गए, हम भी भाग कर आए, आप भी भाग कर आए। हाँ? आपने भी मार खाया, मैंने भी मार खाया, बहुत मार खाया, आपने भी खाया, मैंने भी खाया। तो मार खाने खाने वाले क्या बन गए, भाई भाई, दोस्त बन गए, साथी बन गए। इसके लिए दादियों का आपस में प्यार एकदम कोई हिला ही नहीं सकता ऐसा प्यार। कभी ना उनमें ईर्ष्या, ना कभी द्वेष, ना जेलसी, ना कंपटीशन, कुछ भी नहीं। क्योंकि पालना ही ऐसी दी गई इनको, ट्रेनिंग ही ऐसी परमात्मा ने दी है। और बचपन से आ गए उसी छोटी अवस्थाओं में उनको वैराग आ गया संसार से। ये माँ बाप हमको ये खाने के लिए कहते, जबरदस्ती सिनेमा में ले जाते। ये पति जिसके लिए हम केवल वस्तु है एक, क्या ये प्रेम है उसका? पति से वैराग आ गया, सबसे वैराग आ गया, सब व्यर्थ है संसार। इसलिए इस कम्युनिटी में वो यहाँ रह सके। और ये सब कुछ उन्होंने देख लिया। जैसे कहा ना, कब से विरोध चालू हुआ, मई 38 में ओम मंडली चालू हुई, एंटी ओम मंडली भाई बूंद कम्युनिटी। तब से विरोध चालू 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 चालू, एक एक तारीख हम देखते देखते 24 मार्च तक पहुंचे, 39। उसके बाद में शांति, उसके बाद में भी शांति नहीं, फिर वो शिव रतन मोहन था, और उसके बाद में असैसिनेशन ऑफ ब्रह्मा, लास्ट जो कल देखा, ब्रह्मा कोई खत्म। अगर कोई हमें मारने आ जाए तो हम ये समझ सकते उसके मन में हमारे प्रति कितनी घृणा होगी, कितनी नफरत होगी उस व्यक्ति के मन में, फिर भी सबके प्रति शुभ भाव। हाँ, कहते हैं कि गुरु नानक देव जैसा उनको कुछ दिखा, एग्जैक्ट पता नहीं। तो लगभग 300 लोग थे,
ठीक है, और अलग अलग जगह से थे, एक साथ रहे, और अंदर से जो काम चालू था वो था अपने संस्कारों का परिवर्तन। अंदर से काम कौन सा चालू था? संस्कारों का परिवर्तन, क्योंकि सबके संस्कार भिन्न भिन्न थे। अपनी आदतों को बदलना, और एक नया पाठ, सबको आत्मा देखना। डेली रूटीन कैसा था? वही जो ओम हाई स्कूल का रूटीन था, वो फाउंडेशन था। तो सुबह गीत बजता है, कौन सा? जाग सजनिया जाग। किस पे बजता है? लाउड स्पीकर पर। और उसके बाद में योग, कहाँ पर? अपने बेड पर। अभी मत करना, ये तब की बात है। मेडिटेशन, उसके बाद में फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज, उसके बाद में 5:30 बजे क्लास के लिए रेडी, फिर दूसरा गीत बजेगा और फिर क्लास, अर्थात मुरली क्लास। उसके डिटेल में हम आएंगे आगे आगे, कौन आ रहा है और क्या चला रहा है। और फिर उसके बाद में दिन भर के काम जो इतने सारे बताए, हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट। उसके बाद में मेल भेजना चालू कर दिया, कई लोगों को, हजारों लोगों को। तो राइटिंग, उसका टाइपिंग, उसका प्रिंटिंग, उसका बाइंडिंग, साइक्लोस्टाइल करके। और ये जो बुक है इज इट जस्टिस, इसकी जो इंग्लिश है इतनी पावरफुल इंग्लिश है, कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे जगदीश भाई कहते थे ना कि हमारे लिटरेचर में मिस्टेक्स क्यों होती है, होनी नहीं चाहिए। ये दूसरी बुक है, द वर्ल्ड वाइड वॉर ऑफ महाभारत एंड इट्स रिजल्ट। ये किताब लिखी गई है ओम राधा, अगस्त 43, कराची। इसी किताब की वजह से इस पीरियड में क्या हुआ वो बहुत सारी बातें पता चलती है। नेवर नोवेयर, पर इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल बातें हैं। वो सारे एफिडेविट्स, वो सारे कोर्ट, वो सारे उधर से ऑर्डर आ रहा है, समन आ रहा है, फिर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और इसके भी खिलाफ उन्होंने दूसरी बुक पब्लिश कर दी थी, एंटी ओम मंडली वालों ने, रिप्लाई टू ओम राधेज, इज दिस जस्टिस। तो ये जो पीरियड है बड़ा डार्क पीरियड है यज्ञ हिस्ट्री का। कौन सा? 39 से लेके तो 50 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कुछ था लिटरेचर, बाकी सब नष्ट कर दिया गया। जो मुरलिया थी डिसअपियर हो गई, पता नहीं कहाँ हो गई। एक लेखक लिखता है ये पीरियड के बारे में कि क्या हुआ। और दूसरी बात, यहाँ पर जो अभी तक बाबा गीता लेकर आके बैठते थे, यहाँ गीता पढ़ना बंद हो गया। अब स्वयं भगवान ही तन में प्रवेश कर रहा। नहीं तो अभी तक क्या सिस्टम थी? ब्रह्मा बाबा आते थे, भगवत गीता लेकर बैठते थे, एक श्लोक पढ़ते थे और उस पर फिर क्लास चलता था। हैदराबाद में पूरा वैसा ही, यहाँ पर भी वैसा ही अब तक। पर अभी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, अब नो गीता। The community has stopped reading the Gita and note down what is being spoken through Brahma, recognizing it as distinctive. अभी पता चला कि ये गीता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं ब्रह्मा को, क्योंकि कोई आ रहा है अंदर और वाणी चल रही है। इसके लिए अब तक जो था ये बहुत मेजर चेंज था यहाँ पर कराची में, कि गीता वो सब पढ़ना यहाँ बंद हो गया। तो हम कह रहे थे कि ये जो पीरियड है, हाँ, वन ऑफ द फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ये किताब मिली ऑक्सफोर्ड में, बोडलियन लाइब्रेरी, अगस्त 1943 में लिखी हुई। वन ऑफ द फ्यू रिकॉर्ड्स अवेलेबल फ्रॉम दैट पीरियड, एज द ओरिजिनल मुरलीज फ्रॉम द अर्ली ईयर्स हैव ईदर डिसअपियर्ड और कैनॉट बी डेटेड एक्यूरेटली। उसकी डेट पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाबा ने कहा, क्या कहा था? आते समय भारत सब कुछ जमीन के अंदर गाड़ दो। क्यों? भक्तों को मिलेगा द्वापर में। इट अपियर्स दैट द बुकलेट वॉज वन ऑफ द नंबर सेंट अराउंड द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ये ऐसा लगता है कि ये किताब उस समय ओम राधे द्वारा, क्योंकि ओम राधे प्रेसिडेंट है, ओम राधे प्रेसिडेंट है, तो उसके द्वारा भेजी हुई ये किताब ऑल ओवर ये ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में मिली है। तो इसमें उस समय का जो जीवन था 11 साल, उसका वर्णन है बहुत सारा, कि कैसा वो जीवन था, किस तरह का वो जीवन था। अब आते हैं हम, कहाँ थे हम? दिनचर्या की तरफ। तो सुबह जाग सजनिया जाग, उसके बाद में मेडिटेशन, उसके बाद में थोड़ी एक्सरसाइज, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, उसके बाद में क्लास, उसके बाद में फिर काम, उसके बाद में दोपहर का समय, और शाम को क्या रहता था? फिर शाम को भोजन बीच में, वो भी मौन में, भोजन मौन में, उसके बाद में रेस्ट, फिर ग्रुप मेडिटेशन शाम को। और भोग कब लगता था? शाम को।
भोग कब लगता था? शाम। और वहाँ संदेशी होती थी। तो ज्ञान जो स्पष्ट हुआ वो ट्रांस का पार्ट, ट्रांस मैसेंजर द्वारा यहाँ पर ब्रह्मा को भी समझ में आने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो बीच में हलचल ही चालू हो गई सारी, विरोध विरोध विरोध। तो यहाँ इतने विरोध के बाद में फिर शांति आई है। तो यहाँ ट्रांस मैसेंजर्स जो संदेशी थी उनके द्वारा बहुत सारे रहस्य प्रकट होने चालू हो गए। फिर रात में नाइट क्लास। तो अभी जो क्लासेस यज्ञ में चलती है उसका फाउंडेशन क्या है? 39 ओम। तभी ओम हाई स्कूल में ही चालू हो गई थी क्लासेस। तो मम्मा बाबा रात में क्या करते थे? क्लास। और फिर वापस एक योग और फिर गुड नाइट। गुड नाइट का कौन सा गीत है? सो जा राजकुमारी। तो ये इस तरह से एक दिनचर्या फिक्स की गई। दो बातें और, कचेरी। रात में क्या होती थी? कचेरी। कचेरी में दो बातें। ये कचेरी ऐसी थी कि इसको कहते हैं इट्स अ पावरफुल टूल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। शायद ही ऐसी कोई संस्था होगी, जगदीश भाई ने लिखा है, कि जिसमें कचेरी ये सिस्टम इंट्रोड्यूस की। गॉडली कोर्ट, जैसे कोर्ट मार्शल होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। किसने कोई गलती कर दी तो सारे ऑफिसर्स बैठते, उसको सामने चेयर पर बिठाते, उससे प्रश्न पूछे जाते। वैसे यहाँ पर भी अगर सारे दिन भर में किसी ने कोई गलती की है तो वो सामने बिठा देते, सब लोग बैठते थे और वो अपनी गलती स्वीकार करता था और फिर प्रतिज्ञा भी करता था कि इसके बाद नहीं करूंगा, श्रीमत विरुद्ध कोई कर्म। एक। दूसरे ने कोई गलती अगर की है तो वो दूसरा सुनाता था, पर इस भाव से नहीं, बदले के भाव से नहीं, सुधारने के भाव से, कल्याण के भाव से। तो ये एकमात्र ऐसी कचेरी है कि जिसमें नो फेवरेटिज्म, किसी को भी भाई भतीजा विवाद, पक्षपात नहीं, एक कोई डार्क सीक्रेट्स नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, ब्लेम गेम करते हैं ना ऑफिस में, वो उस टाइप का नहीं। भाव क्या रहता था? सबको सीखना है। कोर्ट, तो इसको क्या कहा? गॉडली कोर्ट। ये कब होता था? रात में। तो ये एक टूल है कैरेक्टर बिल्डिंग का, बहुत बड़ा साधन है कि जिसमें हम अपनी गलती स्वीकार करें और कहे कि हमसे ये हो गया है, इसके बाद ये नहीं करेंगे। जैसे उस दिन भी कहा था, मनमोहनी दीदी बैठे हुए हैं, वो इंद्रप्रस्थ में, वो देखते दो बहनें वहां पे बातें कर रही है, तो देखते हैं बातें क्यों कर रही है। थोड़ी देर के बाद देखते फिर भी बातें कर रही है बैठ के, थोड़ी देर के बाद देखते फिर भी बैठ के बातें कर रही है। तो दीदी उनके पास जाती है, क्या चर्चा चल रही है? तो दोनों बहनें कहती है हम ज्ञान की चर्चा कर रही है। अच्छा। तो दीदी कहते कौन से ज्ञान के पॉइंट की पर चर्चा कर रहे हो? तो वो कहती नहीं, ऐसे जनरल ज्ञान के पॉइंट पर चर्चा कर रहे फिर भी छुपाने का क्या है इसमें? अगर ज्ञान की पॉइंट है तो बताओ कौन सी ज्ञान की पॉइंट पर चर्चा कर रही है। तो छुपाती है। दीदी कहती है दो शब्द है, एक है सखी, एक है सहेली। किसी को सहेली मत बनाना। सहेली अर्थात जो संसार की बातों की चर्चा करे, सखी अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की लेन देन जो करे, जो केवल ज्ञान की चर्चा करे, वो है सखी। और सखी और सहेली अर्थात जो संसार का व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन। इसलिए दादी जानकी कहती है ना, मैंने बचपन से, वो तो एक किकनी बहन और दूसरी वो आनंदी बहन, इनसे दोस्ती कर रखी। आनंदी बहन ने सबको हिंदी सिखाई। हिंदी आती नहीं थी, हिंदी आती नहीं थी, सब लोग सिंधी जानते थे। तो आनंदी माता या उस समय आनंदी बहन। तो दादी ने कहा मैंने देखा इन दोनों को, इनको ज्ञान योग छोड़ के और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने इनसे दोस्ती की। क्योंकि हम किसका संग करते बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह के लोगों का संग करते। तो कोर्ट, इसलिए मुरलियों में क्या आते रहता है? कचेरी करो, दरबार लगाओ अपने आप को सुधारने के लिए। तो ये एक बात। दूसरी बात, भोजन सभी मौन में करते थे और सबको एक बार परोसा गया उसके बाद करते थे। ऐसा नहीं कि आया और खा लिया। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बार दो माताएं, और बिल्कुल सीमित बनता है, रोटियां फिक्स, चपाती फिक्स, दाल फिक्स, ताकि वेस्ट ना हो। एक बार दो तीन माताएं थी, वो आ गई वापस एक्स्ट्रा दाल लेने। दाल थी नहीं तो बाबा ने अपनी दालें दे दी। उन्होंने एक्स्ट्रा दाल क्यों ली? क्योंकि उनके दांत गिर गए थे और उनको चपाती चबाना नहीं आती थी, इसलिए पेट उनका खाली रह गया।
इसलिए कहते हमको और दाल चाहिए तो बाबा ने और दाल दे दी थी। तो ऐसे कुछ कुछ इवेंट भी होते थे। एक बार 1 अप्रैल था, तो अप्रैल फूल बना दिया बाबा ने, सबको टोली खिलाई, और टोली के अंदर कपास होता है ना, वो भर दिया हर टोली में तो सभी वो छोटी कन्या खाने लगी, और फिर उनको लगा ये क्या है तो ऐसे कुछ कुछ ह्यूमरस इवेंट्स भी है बीच बीच में। तो कहने का भाव, ये सारा जो समय था, ये समय था आत्मचिंतन का, ये समय था खुद को देखने का। जो हम कहते हैं 14 साल की भट्टी, 14 साल तो तभी से 36 से चालू हो गए, परंतु ये रियल भट्टी तो यहाँ चालू हुई मार्च के बाद, जो कि उनको एकांत मिल गया। अभी तक तो विरोधी विरोध था, अभी विरोधियों का एकदम शांत हो गया, और मीडिया का सारी विश्व युद्ध फोकस उधर चले गया, और भारत में इतनी सारी हलचल चालू है उसकी तरफ। कौन किसको लेना देना है इस ओम मंडली से, जो करना है करो। और ये खुद भी तो शांत हो गए थे, इसलिए तो वो लोग शांत हो गए थे। तो ये सारा यहाँ पर नींव रखी गई, संगठन में कैसे रहना, कचेरी कैसे करना, मौन में कैसे रहना, कल हम देखेंगे। फिर बाबा ने एक बार प्रोग्राम दिया 7 दिन का मौन का, केवल फल पर रहना, ओनली फ्रूट्स, ये भी प्रोग्राम बीच में आया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रही। फिर संगठित योग, इसके पहले संगठित योग था ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पर ग्रुप मेडिटेशन चालू हुआ, क्योंकि हैदराबाद में ग्रुप मेडिटेशन नहीं था, वो लोग तो ट्रांस में चले जाता, इधर उधर जाते थे। तो कितने सारी चीज़ों की यहाँ फाउंडेशन हुआ है। बुक्स का लेटर्स किसको किसको लिखे गए, क्यों लिखे गए, कैसे लिखे गए, वो हम बाद में देखेंगे। एक तो लेटर्स, उसके बाद में ये बुक्स जो छपी, और चित्र, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस पीरियड में हुआ। और भट्टियाँ, छोटी छोटी भट्टियों का आयोजन, और गीत गाना, गीत लिखना भी, गीत गाना भी। बाबा लिखते भी थे। जैसे मुरलियों की शुरुआत कहाँ से हुई, जो हमने कहा कराची से लेटर आते थे, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। मुरलियों का आना, कश्मीर रिट्रीट, इसके लिए यज्ञ इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गीत, तो गीत लिखना भी। उसके बाद में कमेंट्रीज, योग की कमेंट्रीज, ये भी थोड़ी थोड़ी यहीं पे चालू हो गई, कमेंट्री करना। और दूसरा, बाबा जो है सुबह सुबह, बाबा इसमें ये एक ही समय था कि जहाँ बाबा अलग रहते थे, बाकी हैदराबाद में और माउंट आबू में बाबा इजीली एक्सेसिबल थी, कोई भी जा सकता था। पर यहाँ बाबा का जो घर है, कमरा है, वो कराची में, वो बाबा भवन या क्लिफ्टन भवन या जो कृपलानी भवन, वो था, वो अलग। और बाकी जो बंगले थे वो सब अलग थे, क्योंकि मिनिस्टर्स का ये कहना था कि आप लोग मिक्स नहीं होना है, अलग अलग रहो। पर वो थोड़े थोड़े अंतर पे थे, 2 मील की दूरी पर, 1 मील की दूरी पर, ऐसे सब थे। तो वहाँ पर बाबा सुबह सुबह लिखते थे मुरलिया, कभी सिंगल, कभी बैचेस में, जो कि ऊपर से आदेश आता था उस अनुसार, और फिर ओम राधे उसको पढ़ती थी। ये सारी बातें हो गई। अब एक और चीज़ है जो कि इनिशियल पार्ट की है, पर जो हम भूल गए थे या जिसको नहीं बताई थी, फिर से आते हैं उसी बात के ऊपर। और वो बात थी बाबा के बचपन की। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई है हमने, जगदीश भाई की जो लिखी हुई है 76, परंतु 84 जो है ये ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, मान्य है। और बाबा का जो बर्थ सर्टिफिकेट भी लाया उसमें 84 है, तो 84। अब दूसरी एक कंट्रोवर्सी कहो या जो हमने यहाँ बात कही, पर वो बात हमने वो जो मूवी है बाबा के ऊपर, एनिमेशन मूवी, उसमें दिखाया है कि बाबा के जो बाबा थे खूबचंद कृपलानी, इनकी मृत्यु कैसे हुई। वो बैलगाड़ी में जा रहे, बाबा लेखराज छोटा है और वहाँ मृत्यु। पर शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि 15 साल की उम्र जब थी लेखराज की, तब उनको कलकत्ता भेजा गया था। किसने भेजा, उनके पिताजी ने भेजा। और कुछ एविडेंसेस ऐसे है कि उनके पिताजी की मृत्यु जब दादा लेखराज 40 वर्ष के थे, 40 ही चल रही थी, तब हुई। क्यों और कैसे, तो कब भेजा उनको कलकत्ता, जब वो 15 साल के थे। कलकत्ता क्यों भेजा, क्योंकि भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता। और कलकत्ता सबसे हॉट स्पॉट था उस समय, क्योंकि पोर्ट था, बिजनेस सबसे ज़्यादा था, और भारत की राजधानी थी। 1911 में भारत की राजधानी शिफ्ट हो गई दिल्ली, वो बात की बात है। तो बाबा को सबसे पहले
बिजनेस के लिए कहाँ भेजा? कोलकाता। तब बाबा का पगार कितना था? 15 रुपए। कहाँ भेजा सबसे पहले? कलकत्ता में भेजा। 15 रुपए का, 15 रुपए पगार था। और क्या ज्वाइन किया? ताराचंद परशुराम एंड सन्स, ये कंपनी थी ज्वेलरी की, वो ज्वाइन किया। कौन सी? ताराचंद परशुराम एंड सन्स। और वहां का नियम ऐसा था कि 3 साल आप घर नहीं जा सकते, 3 साल रहो फिर जाओ। तो बाबा जो घर जाते थे, दादा लेखराज 3 साल के बाद ही जाते थे। तो पहली बार जब गए, वो घर गए थे 18 साल की उम्र में, सबसे पहली अपनी सैलरी लेकर, एकदम लमसम सैलरी। सैलरी कितनी थी? 15 रुपए। ये कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ी सैलरी लेकर पहली बार घर पहुंचे 18 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में गए और 3 साल के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद ही आ सकते थे, इसलिए बाबा नहीं जाते थे, परिवार ही वहां आ जाता था। बीच में शादी भी हो गई। शादी कब हुई उसकी डेट अभी तक पता नहीं। शायद फिल्म भी जो देखी, हैदराबाद में तो फिल्म तो होगी नहीं, तो फिल्म कहाँ देखी? कलकत्ता में। कौन सी? सौभाग्य सुंदरी। अब उसके बाद तो ये जो बाबा का जो बॉस था, बाबा का जो मालिक, वो उसको पहली बार जब गया 3 हुए, जब सेकेंड टाइम बाबा आए तो उसका थोड़ा ये कर दी, प्रमोशन कर दी, 10% शेयर दिया। और तीसरी बार जब आया तो सीधा बाबा को जनरल मैनेजर बना दिया। मतलब 15 साल की उम्र में गए, 3 साल के बाद फिर 3 साल और फिर 3 साल, कितने हो गए? 24 साल में बाबा क्या बन गए? जनरल मैनेजर। और ये जो फोटो है बाबा का, ये फोटो सबने देखा है ना, ये वाला, ये 1920 का फोटो है। तो इसके जस्ट पहले की ये बातें हैं। फिर क्या हुआ अब इस कंपनी में? ये कंपनी का हो, ये जो बिजनेस था ताराचंद का, उनके जो बॉस थे ताराचंद, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बहुत क्लेवर है और सारे रॉयल लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और ये बहुत बारीकी से सारी ज्वेलरी बनाता है, बहुत अच्छा है ये। पर एक गड़बड़ वो करता था बॉस, वो जितनी इनकी सैलरी है ना उतनी नहीं देता था, बीच में कट कर देता था। जैसे राउंड फिगर देने का उसका नियम था, जैसे 5,000 कुछ है तो वो राउंड फिगर कर देता था। 100 108 देना है तो 8 कट करके थे, खाली 100 देता था हर बार। तो दादा को ये पसंद नहीं था, डिसऑनेस्टी। तो दादा ने अपने पिताजी को कई बार मेल किया, और मेल नहीं, पोस्ट की और तार भेजा और कहा कि ये ऐसा करता है, क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं? तो बाबा के बाबा ने, के पिताजी ने कहा मत छोड़ो, चालू रखो चालू रखो चालू रखो चालू रखो। पर उसी कंपनी में उन्हीं के साथ काम करने वाला एक उनका साथी था। कौन साथी? जिसकी कल भी चर्चा की थी, सेवकराम खूबचंद दासवानी। तो ये उनको बहुत मानता था, बहुत अनन्य मित्र था, और उसने कहा था कि आप जब यहाँ से जाओगे ना, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और हम इस कंपनी को छोड़ देंगे, अपनी नई कंपनी चालू करेंगे। क्योंकि ये जो बॉस है ये गड़बड़ करता है, थोड़ा डिसऑनेस्ट है। तो इन दोनों ने वो छोड़ दिया, और जितने इनके पास पैसे थे वो सारे पैसे जमा करके 1921 में, 1921 तब का ये फोटो है, वो जो बैठा हुआ है ना सूट बूट पहन के, वो 1921 में ये कंपनी चालू की। कंपनी का नाम क्या था? लखीराज सेवकराम एंड सन्स। लखीराम सेवकराम एंड सन्स, ये कंपनी चालू की 1921 में। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसका था? बाबा का, क्योंकि ये उनकी अपनी कंपनी है। तब तो 10%, फिर जनरल मैनेजर बन गए थे 3 साल में। पर यहाँ ये अपनी कंपनी चालू हो गई, और फिर राजा महाराजाओं से संपर्क आया। एक संपर्क आया जो बताया क्वीन एलिजाबेथ से। और बाबा क्या करते थे, जो छोटी छोटी अभी और एक चीज़, सबसे पहला बेटा 1910 किशु जिसका नाम था, उसका जन्म कब हुआ? 1910। और जो हमने पहले भी बताया था एक कलावती, इसका क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं, ये कौन है? पर ये बेटी थी, जो हम कहते 5 नहीं 6 है। इसका क्या हुआ? ये इसका जन्म है 1914 में। फिर तीसरा है पालू, निर्मल शांता दादी, 1917 में। फिर उसके बाद में है बेटा, एंड शी वॉज बोर्न 19। फिर उसके बाद में पुट्टू नवनिधि, उसका जन्म है 1920। फिर है 5वां बेटा वदसन नारायण 1926। और लास्ट है बेटी सूर्या। तो इतने लोग हैं। ज्ञान में कितने लोग चले? इनमें से बहू और निर्मल शांता दादी, मेन तो ये 2 ही चले हैं।
तो पर ये सब उनके ये है। तो ये जो एक जो है ये अभी तक थोड़ा सा क्लियर नहीं है, कलावती, इसका क्या हुआ आगे या कौन थी ये। और दूसरी एक बात, बाबा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो बाबा की जो पालना हुई माँ किसने की है, उनकी जो काकिया या आंट्स या सिस्टर इन लॉ, उनके जो बड़े भाई थे, 3 अलग जो भाई थे, उनकी युगल ने, मतलब हाँ वो भाभीियों ने, यहाँ इनके द्वारा इस व्यक्ति की पालना हुई है। तो इसलिए इस मत अनुसार 1954 में वो पहले साक्षात्कार चालू है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं तो। पर 76 अगर लेते हैं तो 60 साल। पर इसकी कंट्रोवर्सी में ना जाके 50s के एंड में या 60s के आसपास वो साक्षात्कार चालू हुए। तो ये लौकिक थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो आज के चैप्टर से क्या क्या सीखेंगे? कराची, क्योंकि ये तो हो गया पास्ट, ये तो हो गया इतिहास, ये हो चुका है। अभी क्या सीखेंगे? अभी क्या सीखेंगे? एक तो संगठन में रहना, ये इतना बड़ा ग्रुप, 300 के ग्रुप एक संगठन में रहना, 20 माताओं के साथ रहना एक कमरे में, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। मधुबन में वो भी एक कहती है मेरी अलमारी है, तुम्हारे सामान क्यों रखा इसमें, हटाओ ये सामान, ये अलमारी मेरी है। एक कहती है खिड़की चालू रहेगी, दूसरी कहती है खिड़की बंद रहेगी, कोई कहते पंखा बंद, कोई कहता पंखा चालू। अभी हम सो गए थे, फिर उसका फोन बजता है रात को 10 बजे, और वो 10 बजे जोर जोर से बात करना चालू करती है, लाइट चालू, और आते आते पैर लगा के जाते। हम लोग को टाइम नहीं मिलता, ये सुबह 2 बजे उठ के नल चालू, बकेट में पानी गिर रहा है, जोर जोर से आवाज। हम सोए 11 बजे, ये सोई 8 बजे। अलार्म बजता है, फिर किसका मोबाइल बजता है, फिर कहते हैं बाबा का मधुबन। फिर ये सब करते हुए मुरली सुनने आते हैं यहाँ। मधुबन जैसी कोई भूमि नहीं है, मधुबन बाबा का घर है। ऊपर से लिखते भी है नोट्स पर, अंदर से तो ये सब चलता है। तो क्या सीखना है? संगठन के बीच में संस्कारों की मिलन की रास करते हुए, क्योंकि चाहे ये कैसे भी है, परंतु ये सब वो आत्मा है जिन्होंने भगवान को जाना है, इन्होंने भगवान को पहचाना है। ये साधारण आत्माएं नहीं है, इन्होंने भगवान को जाना। बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। संडे की मुरली, बाप के पास बच्चों के विशेषताओं की लिस्ट है, इसलिए तो उसको चुना। उस माता को क्यों चुनते हैं? हम देखते उसमें एक भी गुण नहीं है, पर उसका त्याग इतना सूक्ष्म है कि हम उसको देख नहीं पा रहे। इसलिए हर आत्मा बहुत महान है, और भगवान केवल उस महानता को देखता है। वो यहाँ के जो छोटे मोटे संस्कार है उसको नहीं देखता है, अंदर के भीतरी संस्कार। तो एक तो संगठन में कैसे चलना, दूसरा यहाँ पर ये जो कहा बुक्स का काम, सब कुछ भी बाहर से मदद नहीं ली गई। लिखना, टाइप करना, ये इतनी बड़ी किताबें और सब जगह भेजना, चित्र, पोस्टर्स, ये सब खुद ही किया है। तो कितनी मेहनत। और हम जब एक बात बताना भूल गए जगदीश भाई की, जगदीश भाई कहते थे कि हमारे लिटरेचर में गलतियां होती क्यों है, होनी ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं जब मैं कल्याण मैगजीन पढ़ता हूं, ढूंढ के एक गलती नहीं मिलती उसमें, गीता प्रेस गोरखपुर, हमारे इसमें क्यों? तो वो कहते थे कि मुझे ऐसे कोई लोग चाहिए कि जो बिल्कुल गलतियां नहीं हो हमारे लिटरेचर में। और फिर ऐसे लोग आए भी। और फिर जगदीश भाई ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास अब ऐसे लोग हैं कि जो कोई गलती नहीं करते, एक भी गलती नहीं हो। और बुक्स लिखने की जो सेवा है, ये भाषण देने से बहुत बड़ी सेवा है। भाषण कितने के सामने करोगे? 10 लोग, 100 लोग, 1000, 10,000, 10 लाख। किताब जो है वो हजारों करोड़ लोगों के पास पहुंचती है। इसके लिए ये जो सेवा है ये बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए किताब लिखना अभी चालू कर दो, आर्टिकल लिखना, ये भी एक अभ्यास है। और वो भी शुद्ध लेखन। रोज एक एक टॉपिक लो मुरली से और लिखो उस पर। एक टॉपिक लो और लिखो, एक टॉपिक लो और लिखो। तो ये एक बात। तो सारे काम खुद करने, कोई भी काम किसी मुरलियों में आता है ना, दूसरों से सेवा मत लो, वो वहां से सीखा ये लोगों ने। तीसरा योग भट्टी, वो हम कल देखेंगे। अगला कचेरी, रात को सोते समय क्या करना है? कचेरी करनी है, अपनी कचेरी करना है। इसके लिए इस भट्टी का एक नियम ये भी है, रोज डायरी लिखना। क्या करना है? रोज डायरी। जो नहीं लिखते आज ही डायरी खरीद लो और रोज अपनी डायरी लिखो। डायरी में क्या लिखेंगे? अपनी सारी दिनचर्या। शुरुआत करो
कि आज मैंने क्या किया, अमृत वेला कितने बजे उठा, फिर योग कैसा रहा, फिर क्या सुना, फिर किस किस से मिला, ड्यूटी कैसी रही, शाम का योग किया कि नहीं किया, आज कोई प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था, ओम शांति भवन की स्टेज पे आज एक ड्रामा हुआ, बहुत अच्छा था, वो भी लिखो। हर चीज़, कौन सा ग्रुप आया हुआ है, गाम देवी आई का ग्रुप आया हुआ है, वो भी लिखो। उनकी भट्टी चल रही है, वो भी लिखो। वो सारा लिखते लिखते लास्ट में बाबा गुड नाइट। ये है याद का चार्ट। 4 दिन लिखते छोड़ देते, पर ये दिनचर्या लिख रहे हैं। दिनचर्या आसान है। और किसी का नाम यदि लिखना है जिसने आज ही रुला दिया, उसका ये ऐसा कर देना बस ये जेड लिख देना, ये एक्स लिख देना, क्योंकि वो एक्स कौन है, उससे तो हमारी बहुत ही पुरानी जान पहचान है शॉर्ट हैंड। हाँ, दूसरा लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड, ये सब भी यहाँ पे सब लोगों ने सीखा। हिंदी सीखी सब लोगों ने, सिंधी आती थी, हिंदी सीखी। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। तो इस पीरियड में और ढेर सारी बातें हुई, इसकी अगले 2-3 दिन चर्चा चलेगी कराची की। ठीक है, तो ध्येय क्या सुना था गीत, दिव्य ध्येय की और तपस्वी जीवन भर अविचल चलना है। ये एक दिन की साधना नहीं है, अविचल चलते ही जाना है। इसमें नई नई बातें आएगी। ओम आंटी ओम मंडली आई और चली गई, अनित्य आई और गई, आई ऐसे कितनी आएगी और चले जाएंगे। कितने विरोध आए हमारे जीवन में, आए कहाँ हैं आज? जिन्होंने विरोध किया वो तो या तो शरीर छोड़ के चले गए या तो हम वहां से आ गए ठंडे हो गए। कितना विरोध करेंगे? विरोध कर करके आदमी, कितना विरोध किया इन्होंने, 1 साल कंटिन्यूस, 1.5 साल तक करते ही रहे। आखिर थक गए। आखिर सोचा इन्होंने क्या कि ये सब एक साथ रह रहे तो इनका लड़ाई तो होगी ना, कभी ना कभी भ्रम तो टूटेगा ना, तो अपने आप ही चले जाएंगे, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने। देव सज धज कर आए आकर्षण, आकर्षण बहुत आए, इनको भी आए। पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पद पर संभल संभल बढ़ना है, जीवन भर अविचल चलना है, अमर तत्व की अमिट साधना। ये साधना अमिट है, एक दिन की साधना नहीं है, संपूर्ण बनने की साधना है। ब्रह्मा ने खुद इतना सहन किया, लोग उसे मारने आए, कितना घृणा भरी होगी उसकी, उनके अंदर। उसके बारे में क्या क्या लिखा, पर कभी किसी के बारे में कुछ कहा? कभी कोई कमेंट दी? तुम मेरे बारे में ऐसा खराब खराब बोलते हो, क्यों बोलते हो ऐसा? ये पूछा जाके किसी से? कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। कितनी बड़ी अवस्था है ये। प्राणों से उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कणकण गलना है, सफल विफल और आस निराशा, इस और कहाँ जिज्ञासा, बिहड़ता से राह बनाता राही, मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रघातों में, सुरभि लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता से भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ओम शांति। ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है।
फल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा। बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है।